क्लास 12। आज हम लोग दो ध्रुवीयता के अंत में जो दूसरा ध्रुव था अर्थात सोवियत संघ दिसंबर 1991 में उसके विघटन के बाद सोवियत संघ में के जो सोवियत संघ से निकल के उसके अंत के बाद जो 15 नए देश अस्तित्व में आए, उनकी आर्थिक व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था उनकी क्या दशा है इस वक्त, क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, इसको जानेंगे। और जो आर्थिक व्यवस्था है वो एक लोकप्रिय टर्म शॉक थेरेपी, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग प्रत्येक वर्ष अवश्य पूछा जाता है। पेज नंबर 24 पर आपकी किताब में ये शॉक थेरेपी दिया है। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, जैसा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में आप लोग जान चुके हैं कि विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एकमात्र अर्थव्यवस्था हो गई। अमेरिकी वर्चस्व और अमेरिकी वर्चस्व के अधीन जो अमेरिका की आर्थिक विचारधारा थी पूंजीवाद की, उदारीकरण की, वही पूरे विश्व की सर्वमान्य विचारधारा आर्थिक विकास के लिए हो गई। तो जो नए देश उभरे, 15 नए देश साम्यवादी शासन ख़त्म होने के बाद, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई गई कि जो इनकी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसको ख़त्म करके उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदला जाए। शॉक थेरेपी इसी प्रक्रिया का नाम है, उस प्रक्रिया का जिसके द्वारा जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी उसको बदलकर इन 15 नए देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाई गई। जैसा यहाँ पेज नंबर 25 पर लिखा है, ये पहला ग्राफ में ही, कि पूर्वी यूरोप के देशों का पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए खास मॉडल अपनाया गया। वही शॉक थेरेपी था, एक खास मॉडल मतलब एक तरीका अपनाया गया। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो विश्व के व्यापार और से संबंधित जो संबंध हैं देशों के, उनके बारे में नियम बनाती है। तो इन्हीं दोनों के निर्देशन में शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना, इस मॉडल को अपनाया गया साम्यवाद से पूंजीवाद में बदलने के लिए। ठीक है, तो और ये सारे इन 15 गणराज्य थे, उन सारे ही देशों में इसी मॉडल को अपनाया गया। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाया गया। ठीक है, ये सेट था कि पूंजीवाद में ही बदलना है, इसके अलावा किसी प्रकार की कोई अन्य अर्थव्यवस्था इन देशों में नहीं लानी है। ठीक, तो इसमें जो मेन इसकी जो विशेषता थी, उसमें पहली चीज़ शॉक थेरेपी की, इसमें पहली चीज़ क्या मानी गई? सर्वोपरि मान्यता। दूसरे स्टेंजा में देखिए, शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। अब यहाँ आप हर विशेषता में देखेंगे कि ये जो आपने शुरू में समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, समाजवाद की विशेषता, सोवियत प्रणाली की विशेषता पढ़ी थी, ये उससे सब डिफरेंट होगा। निजी संपत्ति का अंत कर दिया गया था वहाँ, यहाँ पे निजी संपत्ति को सबसे प्रभावी रूप माना गया कि किसी भी चीज़ का स्वामित्व सबसे अच्छा कौन सा होता है कि लोगों के अपने पर्सनल उसमें रहे, प्रॉपर्टी में रहे, तब उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। दूसरी चीज़ राज्य की संपदा, जो आपने पढ़ा था कि सोवियत प्रणाली में पहले इस चैप्टर के पहले ही पैराग्राफ में दिया है, सोवियत प्रणाली में राज्य का सारे उद्योगों पर, कृषि पर नियंत्रण हो गया था। पूंजीवाद में इसके एकदम उलट, जो राज्य के जितने भी उद्योग धंधे थे, जितने भी ढांचे थे या जितने भी खेत थे, फार्म हाउस थे, उन सबको निजी हाथों में
बेच दिया गया और इस तरीके से पूंजीवादी पद्धति की शुरुआत हुई। राज्य का नियंत्रण अर्थात साम्यवाद और निजी स्वामित्व मतलब पूंजीवाद। तो हर चीज़ को राज्य के नियंत्रण से हटाकर, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, उद्योग धंधे हों, खेती के ज़मीनें हों, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेचा गया। तीसरी चीज़ क्या, बाहरी देशों से अर्थव्यवस्था जो आदान प्रदान है, आयात निर्यात है, उसे बढ़ाया जाने लगा। इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाया गया, ये तीसरे पैराग्राफ में ये सब शॉक थेरेपी की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि पहली विशेषता निजी स्वामित्व को अपनाया गया। दूसरा, जो राज्य के औद्योगिक ढांचा था उसे राज्य के औद्योगिक स्वामित्व को ख़त्म करके उसे भी निजी हाथों में दिया गया। तीसरी चीज़, जो मुद्रा की परिवर्तनीयता थी, अगर हमें दूसरे देश से व्यापार करना है तो पैसे का मुद्रा मतलब किसी एक देश का जो पैसे धन का चलन होता है तो उसमें आदान प्रदान में आसानी हो, जिससे व्यापार आसानी से हो सके, सुगमता से। तो मुद्राओं की कन्वर्टिबिलिटी या परिवर्तनीयता और व्यापार में खुलापन, ये इन सब व्यवस्थाओं को इन 15 देशों में लागू किया गया। जितने रेस्ट्रिक्शंस थे उन सबको, जितने नियंत्रण थे राज्य के, उन सबको हटाया गया। ठीक, अगली चीज़, जो इन सोवियत देशों के बीच आपसी व्यापारिक गठबंधन थे कि ये 15 देश आपस में ही व्यापार करते थे, इसको ख़त्म करके इन सारे देशों को इंडिविजुअली पश्चिम देशों से जोड़ा गया। यहाँ पर लिखा है कि खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की बजाय पश्चिम मुल्क मतलब अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश जो विकसित थे, धनी थे, उनसे डायरेक्ट व्यापार का व्यवस्था की गई कि ये आपस में गुटबाजी करके अर्थव्यवस्था, इनका व्यापार नहीं होगा, बल्कि हर देश सीधे जो है वो पश्चिमी यूरोप से व्यापार करेगा। तो ये इसके मुख्य शॉक थेरेपी की विशेषताएं थी। जैसा कि इसको शॉक थेरेपी क्यों कहा गया ऑल ऑफ सडन, कि ये जितनी भी ये व्यवस्थाएं लागू की गई, जैसे आपको पता है कि 1917 के बाद से 1991 70-72 साल जो है ये यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था रही, उसको अचानक से ख़त्म करके वहाँ पर ये सारी निजी संपत्ति और पूंजी की मुद्रा की परिवर्तनीयता और राज्य का औद्योगिक नियंत्रण, ये सब समाप्त कर दिया गया। ये सब ऑल ऑफ सडन एकदम से समाप्त कर दिया गया, क्रमशः या धीरे धीरे नहीं। तो ये जो अचानक से हुआ, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शॉक थेरेपी। शॉक, एकदम से शॉक मतलब एकदम से परिवर्तन, इसीलिए, और थेरेपी मतलब इलाज। तो ये जो इलाज किया गया साम्यवाद से पूंजीवाद में बदलने का, वो अचानक किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शॉक थेरेपी या आघात पहुंचाकर उपचार करना। कोई ये नहीं रखा गया कि चलो धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं, आज 2 फैक्ट्री को निजी स्वामित्व में देंगे, कल 4 देंगे कि जनता उससे एडजस्ट हो जाए। ये ना करके एकदम अचानक से ही पूरा का पूरा कन्वर्जन कर दिया गया। इसका दुष्परिणाम भी सामने आया, जो ये आघात है वो काफ़ी तगड़ा था। सबसे पहली चीज़ क्या हुई, जो सबसे बड़ा गणराज्य है यहाँ पे शॉक थेरेपी के परिणाम है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आई कि जो सबसे बड़ा गणराज्य था रूस। अगर हम यहाँ पर रूस का नाम क्यों लिया गया, कि जैसे जो व्यवस्था रूस में थी वही जो अवस्था, इसका जो प्रभाव रूस में पड़ा वही बाकी गणराज्यों में भी पड़ा। तो रूस में क्या हुआ, पूरा जो राज्य स्टेट कंट्रोल ढांचा था जो अभी तक वहाँ काम करता चला आ रहा था, फैक्ट्रीज थी, वो सब लड़खड़ा गई। क्यों? क्योंकि वहाँ तुरंत अचानक से ही स्टेट का कंट्रोल हटाकर उन सबको प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में, उनकी कंपनियों के हाथ में बेच दिया गया। तो उनका पूरा बेसिक जो फंडा था, ढांचा था, वो गड़बड़ा गया। दूसरी चीज़ क्या हुई, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, बहुत बड़े बड़े उद्योग थे, उनको औने पौने दाम पर, यहाँ पे ये प्रश्न भी आ सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, गराज मतलब यहाँ गराज सेल कबाड़, इसको कबाड़ की तरह बेच दिया गया। तुम्हारे हो तुम ले जाओ, तुम्हारे हो तुम, मतलब औने पौने दाम पर, एकदम सस्ते दामों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उनकी मशीनें और
उद्योग धंधों को बेच दिया गया। अगली चीज़ जो रूस की मुद्रा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये बन सकता है, यही पूछ सकते हैं कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। तो ये आपको जानना है कि रूबल रूस की, जैसे भारत में रुपीज़ है, रूस में रूबल कहा जाता है। तो उसकी जो मुद्रा है उसमें उसकी दाम में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि मुद्रास्फीति और वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो चीज़ पहले 2 रुपए में मिलती थी वो 20-200 इतने में मिलने लगी, क्योंकि रूबल का दाम कम हो गया था, उसकी वैल्यू कम हो गई थी। इसके बाद जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, जब समाज में अव्यवस्था आ गई। सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, जो ये 70 सालों में ये जो पीढ़ियाँ थीं जो सामाजिक सुरक्षा की आदी थीं कि गवर्नमेंट उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, उन्हें शिक्षा देगा, खाद्यान्न की कमी नहीं होगी, रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य के अभाव नहीं होगा, स्वास्थ्य सेवाओं का, ये सारी सुविधाएं चूँकि निजी हाथों में चली गई, स्टेट का कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो ये सारी जितनी भी ये सामाजिक और पब्लिक वेलफेयर के कार्य थे वो बंद कर दिए गए। अब वो सब कैसे अवेलेबल थे कि जो पैसा देगा, जो उसका पेमेंट करेगा, उसे ही ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इस प्रकार जो है जो सामाजिक ढांचा था, सामाजिक सेवा का जो एक पब्लिक सर्विस का जो ढांचा था, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था, पब्लिक वेलफेयर, द एग्जैक्ट वर्ड इज समाज कल्याण, ये समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। और ये सब अचानक से अगर धीरे धीरे ख़त्म करते तो जनता को एक टाइम मिल जाता अपना उस तरीके से एडजस्ट करने का, लेकिन ये अचानक से ख़त्म कर देने से जो ज़्यादातर जो मध्य वर्ग भी था वो भी गरीब बन गया। और सबसे बड़ी बात, जो ये पैसा किसके पास होगा समाज में, जो ऐसे समाज में जहाँ निजी संपत्ति नहीं थी अभी तक, वहाँ पर जिसने चोरी से धन जमा कर रखा होगा उसी के पास पैसा होगा। तो वही जो माफिया वर्ग या जो अपराधी किस्म के लोग थे उन्हीं के पास पैसा मिला, उन्होंने ही जो सरकारी उद्योग धंधे थे उनको खरीदा। तो इस प्रकार जो उद्योग धंधे या खेतों का नियंत्रण था वो माफिया वर्ग के हाथ में चला गया और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि तुरंत बाद की जो व्यवस्था आई रूस और बाकी सोवियत संघ के भूतपूर्व गणराज्यों में, देशों में, वो काफ़ी उलट पुलट अव्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था थी। अब राजनीतिक स्तर पर क्या हुआ, राजनीतिक स्तर पर चूँकि एक व्यवस्था लगानी थी, बनाए रखनी थी, इसलिए संसद को कमज़ोर बनाया गया और राष्ट्रपति के हाथ में काफ़ी शक्तियाँ दी गई। तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से काफ़ी सारे कानून बिना संसद अर्थात जनता के प्रतिनिधियों की सभा, तो राष्ट्रपति के हाथ में ज़्यादा शक्तियाँ और संसद को कमज़ोर रखने का कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से काफ़ी कार्य करा सकता था, जनप्रतिनिधियों का उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखा गया। तो इसी का परिणाम यहाँ पर जैसा लास्ट में दिया जा रहा है कि मध्य एशिया के देशों में जो संसद है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई और वहाँ पर राष्ट्रपति फिर से सत्तावादी, मतलब उनके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हो गई। मध्य एशिया के देश, ये जितने आपको ये स्थान करके मिलेंगे ये सब मध्य एशिया के देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इन्होंने जिसने एक बार राष्ट्रपति बन गया फिर वो अध्यादेश के द्वारा उस तरह 10-10 साल के लिए अपने ही जो है वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। जुडिशरी को बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी गई। कहने का मतलब बच्चों कि आर्थिक व्यवस्था का तो लोकतांत्रिकरण किया गया, उसे निजी प्रॉपर्टी के रूप में बेचा गया। जो लोकतंत्र था वो उतने अच्छे से इन देशों में लागू नहीं हो पाया और लोकतंत्र के नाम पे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति यद्यपि जनता के ही द्वारा चुना जाता है लेकिन उसके हाथों में बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई अपेक्षाकृत संसद का राष्ट्रपति पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखा गया। तीसरी चीज़ जो हमें जाननी है
वो है एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि मेनली जो बेसिकली इनके जो रूस हैं और बाकी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत, उनके आमदनी का मुख्य स्रोत क्या है, ये भारत से संबंध में भी इम्पॉर्टेंट है। जिस आमदनी का प्रमुख स्रोत है वो यहाँ पर दिया हुआ है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातुओं का प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। प्राकृतिक जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस, इनको बेच के ये जो देश है उनको काफ़ी संपदा, काफ़ी आमदनी प्राप्त होती है। और ख़ासकर जो मध्य एशिया के देश है और रूस है, वहाँ पर ये बहुत बड़ी मात्रा में, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। और आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है, तेल है, वो विश्व में सबसे महंगा है। तो ये इनकी आमदनी का, इसको बेच के इनकी आमदनी होती है। यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर तेल नहीं मिलता, लेकिन उन देशों की ज़मीन से पाइपलाइन आती है जिससे कि तेल का स्थानांतरण उसका एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो इस पाइपलाइन का किराया ही वो इतना लेते हैं कि इससे उनका अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। इसके बाद हम लोग थोड़ा एक संक्षेप में जानेंगे राज्य अवस्था या इन देशों के जो भूतपूर्व गणराज्य है उनकी राजनैतिक अवस्था, राजनैतिक दशा फ़िलहाल कैसी है। यहाँ पर आपको किताब में देखने को मिलेगा, लिखा है संघर्ष और तनाव। यही शब्द ही बता रहे हैं कि इन देशों में अभी भी सिविल वॉर और टेंशन जारी है। हुआ ये कि जब सोवियत संघ के ये 15 गणराज्य आपस में इकट्ठे थे, तब इनके बीच जो नस्लीय भिन्नताएं थीं या अन्य तरीके की धार्मिक भाषाई भिन्नताएं थी, उन सबको अलग करके ये सारे गणराज्य इकट्ठे रहते थे। लेकिन जब ये अलग हो गए तो फिर से जो इनकी ये नस्लीय, भाषाई, धार्मिक भिन्नताएं हैं वो उभर आई हैं। और अब उस आधार पर जो छोटी छोटी जनसंख्या वाली जगह है वो अपने को अलग देश की मांग कर रही हैं, और इसी से ये संघर्ष और तनाव पनप रहा है। जैसे रूस, ये पूछा जा सकता है कि संघर्ष रूस के 2 जगहों के नाम बताइए, तो सबसे पहले रूस में ही 2 उसके स्टेट हैं, चेचन्या और दागिस्तान, जिसे गणराज्य लिखा है। ये दोनों ही अपने को रूस से अलग करके नया देश बनाने की मांग करते हैं। तो अब ये अलग होना चाहते हैं जो, लेकिन रूस की सरकार अलग होने नहीं देना चाहती। वहाँ पर जब सैनिक कार्यवाही करती है तब उसमें ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, जो विश्व का कंसर्न बन जाता है। इसी तरीके से मध्य एशिया में ताजिकिस्तान या अज़रबैजान, तो यहाँ पर हर जगह यही प्रॉब्लम है कि एक देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अलग भाषा भाषी हैं, कभी भाषा के आधार पे, कहीं धर्म, कहीं नस्ल के आधार पर, वो जहाँ पर वो अलग देश बनाने की मांग करते हैं, उन्हीं देशों में गृह युद्ध, जिसे सिविल वॉर कहते हैं, वो चल रहा है, जिससे सरकारें अस्थिर रहती हैं। उसी में एक आयाम पेट्रोलियम संसाधनों के कारण, जो यहाँ पर जो तेल मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलती है, उसके कारण ये जितनी महाशक्तियाँ हैं विश्व में, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, तो ये सारे देश जो बड़े बड़े अमीर देश हैं, वो चाहते हैं कि इन पेट्रोलियम पदार्थों पे उनका प्रभाव बना रहे, जिससे कि उनके देशों में इन तेल की और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति आसानी से होती रहे। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर लिखा है कि ये महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, बड़ी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है। क्योंकि ये सारे देश जो बड़े बड़े देश हैं, बड़ी ताकत का मतलब बड़े बड़े देश, वो सभी इन क्षेत्र पर यहाँ के जो पेट्रोलियम संसाधन है, तेल और प्राकृतिक गैस, उन पे अपना कब्ज़ा बनाए रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं, हमेशा ये प्रयास करते हैं कि इन देशों में ऐसी सरकार बने जो उनके अनुरूप
नीतियाँ बनाए। तो इसके कारण भी जो यहाँ पर ये सिविल वॉर चल रहा है वो बंद नहीं हो पाता है। एक पक्ष की वहाँ पर अस्थिरता का माहौल है। सबसे बड़ा जो विखंडन हुआ 91 के बाद वो यूगोस्लाविया का है। यूगोस्लाविया का नाम आप लोग नाम में भी पढ़ चुके हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने ही मिलकर गुटनिरपेक्षता की शुरुआत की थी। 1991 में यूगोस्लाविया जो है वो 6 प्रांतों में बढ़ चुका है और अभी भी वहाँ गृह युद्ध और अलग होने का प्रयास जनता का जारी है। तो ये जो जाति और गृह युद्ध है ये इन 15 देशों के एक कैरेक्टरिस्टिक है, फ़िलहाल अभी भी जारी है। वहाँ विखंडन और विरोध चलता रहता है। तो ये बच्चों आपका जो साम्यवादी व्यवस्था में से हट के जो नई देश अस्तित्व में आए उनकी आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक दशा, इसको आपने आज जाना। कल हम लोग भारत का भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान रूस, उससे क्या संबंध है, इसे पढ़ेंगे।